नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आयुर्वेद पर आपका स्वागत है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी एक बार फिर कांग्रेस में संभव है और जल्दी ही इस तरह की खबर आ सकती है। अमरिंदर सिंह भाजपा का दामन थाम लिए थे और उन्होंने भाजपा में आने से पहले एक पार्टी गठित की थी और वही पार्टी पूरी मर्ज हो गई थी। उनकी पत्नी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था लेकिन हार गई। अब अमरिंदर सिंह के भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होने और कांग्रेस में वापसी के कई कारण हैं। चर्चा पहले इस बात से करते हैं कि अचानक क्या ये हुआ? नहीं, अचानक नहीं हुआ। वो लंबे समय से कांग्रेस के साथ संपर्क में हैं और वापसी करना चाह रहे हैं। दोनों तरफ की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीद से ले आया, उनको ज्वाइन कराया था पार्टी, लग रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी के कारण वहाँ पर बीजेपी एक बड़ा फोर्स बनेगी, वैसा हुआ नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरिंदर सिंह लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि केवल सिंह ढिल्लों जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। उनके नाम को लेकर के विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन उन सब विरोध को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। उम्र के कारण सक्रियता भी वैसी नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। हालांकि उनके घर के उनके बेटे या बाकी और सारे लोग लगातार सक्रिय हैं, उनकी पत्नी सक्रिय हैं, लेकिन जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे वो नहीं हुई। एक तीसरा भी पक्ष है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि एक इमोशनल मामला है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाई परिवार में एक डेथ हुई थी, तो उसमें सबसे पहला फ़ोन जो है वो कॉन्डोलेंस वाला वो राहुल गांधी का गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रदेश के नेताओं ने भी इस मामले को तवज्जो नहीं दिया। अब ये मामला एक और भी है कि उन पर ये मतलब उनका भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस जाने का मामला डिले हो रहा था, इसलिए कि ईडी के बहुत सारे सम्मन्स उनके पास आए थे। उस सब के कारण भी वो थोड़ा सा मामला डिले हो रहा था। कुल मिलाकर के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में एक के बाद एक बड़ा वो बनता गया कारण, और फाइनली इस तरह की स्थिति आई जब पूरी तरह से अमरिंदर सिंह का मोह भंग हो गया और एक बार फिर वापस आ सकते हैं। और वो लगातार संपर्क में है कांग्रेस के नेताओं में। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से उनको थोड़ा सा रोक के रखा गया है, होल्ड करके रखा गया है। जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि किसी भी समय कैबिनेट रीसफल हो सकता है। इस हफ्ते भी हो सकता है, अगले हफ्ते भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि हफ्ते या 10 दिन के अंदर कैबिनेट रीसफल, उसको मत कहिए, बड़ा बदलाव। और इस तरह की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि कम से कम 38 से 40 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में बदलाव होंगे। उसमें निर्मला सीतारमण का नाम शामिल है, उसमें अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल है, उसमें पीयूष गोयल का नाम शामिल है, उसमें अर्जुन राम मेघवाल का नाम शामिल है। ये इन लोगों के मंत्रालय बदले जाने की संभावना है। कहने को तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी शामिल है। अब नए लोग जिनके नाम आ रहे हैं वो भी इक्वली महत्वपूर्ण हैं। जैसे स्मृति ईरानी की वापसी हो सकती है, राघव चड्ढा को मंत्रालय मिल सकता है। ऐसे ही कुछ और नाम हैं, कुछ और नाम उनमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के से नाम हैं और वो दलितों के नाम हैं। वो ऐसे नाम हैं जो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले होंगे, लेकिन चुनावी दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नाम आपको बताने की कोशिश करूँ। जैसे कि मैंने बता दिया कि दो नाम और जो ड्रॉप होने वाला, 4 नाम जो ड्रॉप होने वाले हैं: जॉर्ज कुरियन, रवनीत सिंह बिट्टू, पंकज चौधरी
हर्ष मल्होत्रा, ये सारे नाम जाने वाले हैं। सुनाई दे रहा है कि प्रहलाद पटेल का नाम है। नए कौन आ रहे हैं? नए में तरुण चुग आ सकते हैं, मैंने बताया। चड्ढा का नाम कमलजीत चेहरावत आ सकती हैं हर्ष मल्होत्रा की जगह। संजीव बलियान की वापसी हो सकती है। हरीश द्विवेदी आ सकते हैं। विजय बघेल आ सकते हैं, दलित छत्तीसगढ़ से हैं। रूप कुमार चौधरी आ सकते हैं। ये जो महत्वपूर्ण नाम है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल से ज्योतिर्मय महतो का नाम चल रहा है। तो ये अरुण कुमार सागर का नाम चल रहा है। अनूप वाल्मीकि का नाम चल रहा है। ये सारे नाम हैं जिनको लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी होने की संभावना है। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि नितिन नवीन की टीम का नई टीम का गठन भी इसी पर निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है, जब विद्रोही धड़े ने ममता बनर्जी को ही चेयरपर्सन के पद से हटा दिया है और उनकी जगह पार्टी के ही एक सांसद अरूप रॉय को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी को तो पार्टी से सस्पेंड ही कर दिया गया। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। ये पार्टी ममता बनर्जी ने 98 में बिल्ड की थी और लंबे समय तक संघर्ष के बाद वो 3 टर्म की मुख्यमंत्री भी रही थी। अब इसमें जो है ये पूरा का पूरा जो मामला है वो ऋतव्रत बनर्जी ने लीड किया है और ऋतव्रत बनर्जी समेत 2 और लोगों को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। कुल 3 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और जो फिरहाद हकीम थे, जो पश्चिम बंगाल जो कोलकाता के मेयर थे, वो भी विरोध में चले गए हैं और उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और भी कई नाम हैं, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि इस पूरी उसमें ममता बनर्जी को दरकिनार कर दिया गया है। पहले उनको कहा जा रहा था कि आप को चेयरपर्सन के पद पर रखा जाएगा, उनके संरक्षण में पार्टी काम करेगी। लेकिन लगता है लंबे समय के चर्चा के बाद या लंबे समय के इंतजार के बाद जब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को छोड़ने के लिए नहीं तैयार हुई, तो उसके बाद जो रेबल ग्रुप ने अपना डिसीजन ले लिया। अभी रेबल ग्रुप जो है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो फिरहाद हकीम हो, चाहे सायनी घोष हो, इस तरह के जो नेता हैं जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये ममता बनर्जी को छोड़ करके जाएंगे, वो लोग छोड़ करके गए हैं। वो ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात है। और जहाँ पर अभी ममता बनर्जी खड़ी हैं वहाँ से पार्टी को बिल्ड करना निश्चित तौर पर उनके लिए टेढ़ी खीर होगी। उसका एक और कारण है कि उम्र जो है वो ममता बनर्जी की वैसी नहीं रही, उतना उत्साह भी नहीं रहा, न शारीरिक उस तरह की क्षमता रह गई। प्लस उनके अपने लोग उनके साथ छोड़कर गए और बहुत जेन्युइन इश्यूज़ को लेकर के, बहुत जरूरी उसमें भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार, उसके अलावा पार्टी को जिस तरह से चलाया जा रहा था, विशेष रूप से अभिषेक बनर्जी के द्वारा, वो सीनियर नेताओं को अपमानित करता था और ममता बनर्जी उन सब पर आंख मूंद करके रखती थी। इस कारण से बड़ी नाराज़गी है और उसी नाराज़गी का खामियाजा ममता बनर्जी खुद को भुगतना पड़ रहा है और वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई हैं। ना अब उनकी पश्चिम बंगाल में कोई सुनने वाला है, ना कोई दिल्ली में सुनने वाला है। एकदम अलग थलग पड़ गई हैं। अभी उनके लिए आगे की भी डगर बहुत आसान नहीं है। इसके अलावा जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आज चौथा दिन होगा जब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन के पीछे जो नीट वाला मामला था वो तो था, लेकिन अब जो जंतर मंतर पर हो रहा है
वो किसी भी दृष्टि से नीट वाला मामला नहीं है। ये घूम फिर करके वही प्लेबुक है जो CAA के समय थी, जो कृषि आंदोलन के समय थी, जो और कोई दिल्ली दंगों के समय थी, दिल्ली दंगों के लिए इस्तेमाल की गई थी। कुल मिलाकर के सरकार को किसी भी मसले पर घेरना, RSS के खिलाफ CAA प्रदर्शन में क्यों नारे लगे, उसके अलावा जो आज़ादी के नारे वहाँ अब लग रहे हैं। बेसिकली वहाँ जो ढपली गैंग है या जो केवल प्रदर्शन के लिए ही जाने जाते हैं जो लोग हैं, वही वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। विषय से हटने के कारण भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है, जिस तरह का उनका दावा था। 2.2 करोड़ उनकी फॉलोइंग है, लेकिन 2200 लोग भी जंतर मंतर पर एक साथ नहीं नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जो प्रदर्शन का मसला है वो अब नीट के एग्ज़ाम्स भी कल हो गए, सफलतम तरीके से हो गए। ये जो अब कर रहे हैं उसको जेन ज़ी सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए कि जेन ज़ी के पास अपना भविष्य बनाने के लिए आगे का समय है। वो इस विरोध प्रदर्शन में किसी और की राजनीति चमकाने के लिए अपने आप को क्यों खपाए। और यही कारण है कि वहाँ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, जेन्युइन एस्पिरेंट्स थे, वो नज़र ही नहीं आए। पॉलिटिकल सपोर्ट है, और वो पॉलिटिकल सपोर्ट उन लोगों का है जिनका अपना कोई पॉलिटिकल कन्विक्शन नहीं है। उनका पॉलिटिकल कन्विक्शन बीजेपी से घृणा, RSS से घृणा, मोदी से घृणा। आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कीजिए, स्वतंत्र हैं। संघ के बारे में आपको जो बोलना हो बोलिए, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में। मोदी के बारे में आप उनकी आलोचना कीजिए, संविधान के दायरे में जो आलोचना संभव है। लेकिन ये जो इस तरह के प्रदर्शन हैं, यहाँ पर उस दायरे को भी क्रॉस किया जाता है और विषय से भी भटका जाता है। CAA और कृषि आंदोलनों में जैसा हुआ, वैसी ही उसी दिशा में ये आंदोलन बढ़ा है। अंतर सिर्फ इतना है, इस आंदोलन में लोग नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।